हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कर दिया था। आज हम लोग एक नया रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है वो, और कैटलिस्ट का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है वो पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे पड़ता है देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। नॉर्मली इट इज़ फाउंड दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, जब बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 2 to 3 टाइम, जो रेट हो जाता है वो 2 से 3 गुना हो जाता है। डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग 2 टाइम लेकर चलते हैं, बट एग्जैक्ट होता है 2 से 3 गुना। बट जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हमेशा क्या मान के चलना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 2 टाइम क्या हो जाता है, रेट बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, रेट डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यानी कि ओवरऑल क्या समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट बढ़ता है और बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस रेट बिकम्स डबल। अब इसी पर अगला जो टर्म है उसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू और इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। जनरली 25 और 30 वो टेम्परेचर लेते हैं, बट हम लोग कोई भी 2 टेम्परेचर ले सकते हैं जिसके बीच में डिफरेंस क्या हो, बस 10 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल, रेट एट T plus 10 अपॉन रेट एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू व्हाट, म्यू। एंड व्हाट इज म्यू हियर, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कोई आपसे बोले टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सो इट इज़ रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं कि इफ़ रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस आर, TC मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट इज म्यू, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रेट एट 35 अपॉन रेट एट 25 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स कॉल्ड म्यू, इसे बोले म्यू। रेट एट 45 अपॉन रेट एट 25, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी तो म्यू ही होगा, सो एट 35, ओके। और रेट एट 55 अपॉन रेट एट 45 का रेशियो भी क्या होगा, म्यू ही होगा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब बोला रेट एट 35 डिग्री सेल्सियस, तो रेट एट 35 क्या होगा, तो रेट एट 35 होगा दैट इज म्यू टाइम ऑफ रेट ऑफ 25। रेट एट 45 क्या होगा, दैट इज म्यू टाइम ऑफ रेट ऑफ 35, और रेट ऑफ 35 क्या है, दैट इज म्यू मीन्स स्क्वायर रेट ऑफ 25। और रेट ऑफ 25 को क्या मैंने ले लिया है, वो दिया है आर, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पे बेटा पहले का, दैट इज म्यू आर, और ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर आर। ऐसे रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, तो म्यू ऑफ रेट 45, और वो कितना है, म्यू स्क्वायर आर इंटू म्यू, यानी कि म्यू क्यूब इंटू आर, इतना। तो अब इसको मैं जनरलाइज कर दूं सिंपल सा, दैट इज कि रेट एट T2 रेट अपॉन T1 टेम्परेचर इक्वल टू म्यू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10।
ठीक है, अब इसी हिसाब से देख लीजिए कि रेट एट 55 अपॉन रेट एट 25 इज इक्वल टू म्यू की पावर 55 माइनस 35 सॉरी 25 बाई 10, तो कितना जाएगा 30/10 यानी कि म्यू क्यूब, और आर 55 क्या हो जाएगा म्यू क्यूब इंटू आर. सो दिस इज द फॉर्मूला वी कैन डायरेक्ट अप्लाई. ठीक है, अब इसी पर बेस एक अगला क्वेश्चन करते हैं. क्या बेटा, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज सेम रेट एट ठीक है, सेम रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस. इफ म्यू इज द फर्स्ट रिएक्शन इज म्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है म्यू 2 है, और दूसरे का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है. तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेट एट 75 डिग्री सेल्सियस. यानी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट इनिशियली क्या है 25 पर सेम है. एक रिएक्शन है 1, एक रिएक्शन है 2. दोनों क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे इनका रेट क्या है, इसका भी आर है, इसका भी रेट क्या आर है. ठीक है, बट पहले का जो म्यू है वो 2 है और दूसरे का जो म्यू है मीन्स टेम्परेचर वो 3 है. तो अब क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ देयर रेट एट 75 डिग्री सेल्सियस वो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर रेट. तो क्या होगा R1 मीन्स R75 अपॉन R25 इज इक्वल टू क्या होगा म्यू की पावर यानी दैट इज व्हाट 3 सॉरी पहले के लिए क्या होगा 2 है, 2 की पावर कितना होगा बेटा 5. इसका R75 अपॉन R25, इसका म्यू कितना है 3 की पावर 5. अब इन दोनों का रेशियो कितना होगा, मान लो इसको मैं आप रेशियो ले लोगे तो पहले का जो रेट है मीन्स R1 लेता हूँ, दूसरे के रेशियो रेट का R2 लेता हूँ, ये क्या जाएगा 2/3 की पावर 5. ओके, यहाँ तक क्लियर. ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में. तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है क्या, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी. ठीक है ना, क्या है देखिए कि रिएक्टेंट A2 है और B2 है, आपस में रिएक्ट करके इट विल फॉर्म प्रोडक्ट AB. तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं. जैसे A2 में क्या होगा, A2 में A सिंगल बॉन्ड A होगा और B2 में B सिंगल बॉन्ड B होगा. तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा A और B के बीच में और नया A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. यानी यहाँ क्या हो रहा है कि जो A2 का मॉलिक्यूल है और B2 का मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं. कोलाइड होने से बॉन्ड टूटेगा और तब जाके क्या होगा, प्रोडक्ट का नया बॉन्ड फॉर्म होगा. यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस कोलिजन, और दो का कोलिजन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल का, इसका नाम क्या पड़ेगा बाइनरी कोलिजन. तो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑब्जर्व पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर इज 10 की पावर 27. यानी 10 की पावर 27 नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन होता है एक सेकेंड में. इतने सारे कोलिजन यू कैन, है ना, यू कैन इमेजिन व्हाट दिस इज अ वेरी बिग नंबर. एवोगाड्रो नंबर भी 10 की पावर 23 होता है, इससे भी बड़ा नंबर है. तो अगर इतना कोलिजन हो रहा है और इसी कोलिजन से रिएक्शन होगा, तो इफ ऑल द एबव कोलिजन आर इफेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव हियर. इफेक्टिव का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट क्या हो जाए, अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो कोलिजन इफेक्टिव है, और अगर नहीं हुआ तो वो नॉन इफेक्टिव है. तो अगर सही में इतने सारे कोलिजन इफेक्टिव हो जाएं, देन रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कि हर एक रिएक्शन क्या है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा। बट हम देखते हैं कि जो मॉलिकुलर रिएक्शन भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, सारे रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में नहीं ख़त्म होते हैं, इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कोलिजन तो 10⁻27 हो रहे हैं, बट ये सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है ना। कोलिजन दो प्रकार के होते हैं, एक इफेक्टिव कोलिजन और एक नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मीन्स जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन इफेक्टिव कोलिजन जिसमें कोलिजन तो हुआ बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो मोटी मोटी बात समझ में आई कि कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट उनमें से कुछ ही कोलिजन क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नॉन इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिख रहा आगे, बट नॉर्मली रिएक्शन रिक्वायर्ड फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन बिकॉज ऑफ मोस्ट कोलिजन आर नॉन इफेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे कोलिजन नॉन इफेक्टिव होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इफेक्टिव, कि रिएक्टेंट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव कोलिजन एंड नॉन इफेक्टिव कोलिजन। सो अब वो आगे बात क्या कह रहा है, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव इट शुड ओवरकम टू टाइप ऑफ बैरियर, यानी कि अगर कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, तो ये दो बैरियर है, और इसी को हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। वो क्या क्या बैरियर हैं वो देखते हैं। पहला बैरियर है उसका नाम है एनर्जी बैरियर, है ना, और एक टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट की जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, रिएक्टेंट को जो एडिशनल एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट अचीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बिना थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव किए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। तो उसके क्या लिख रहा है कि इट इज़ फिक्स्ड फॉर एनी गिवन रिएक्शन, या किसी भी रिएक्शन के लिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये फिक्स होती है, पहली बात। और ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि एक तो ये फिक्स होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और साथ में विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, रिएक्शन चेंज करने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो सकती है, वो चेंज कर सकती है। ओके, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और आई कैन से दिस इज ईटी फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो 100% ये नॉन इफेक्टिव कोलिजन है, और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है तो इफेक्टिव कोलिजन में भी ये हो सकता है। मैं भी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन होने के दो बैरियर हैं। एक बैरियर क्या है, एनर्जी बैरियर है। तो एक बैरियर कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये हो सकता है कि इफेक्टिव कोलिजन हो। कब, तो वो सेकेंड बैरियर को हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात समझ में आ गया, एनर्जी बैरियर में क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी एटलीस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, और रिएक्शन चेंज कर देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी डिफरेंट होगी। फिर दो बात कि इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कब होता है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो वो नॉन इफेक्टिव है 100%, कोई में भी नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ये हो सकता है कि वो इफेक्टिव कोलिजन हो। कब, जब वो सेकेंड बैरियर क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। अब बात करते हैं सेकेंड बैरियर की। सेकेंड बैरियर का नाम है ओरिएंटेशन बैरियर। क्या होता है ओरिएंटेशन बैरियर, नाम से कुछ समझ में आ रहा कि कुछ ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, कि मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर द मैक्सिमम इम्पैक्ट। यानी ओरिएंटेशन जब प्रॉपर होगा तब, और साथ साथ पे एनर्जी बैरियर भी क्रॉस हो गया होगा, तब जाके वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। और इसको जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है क्या, कि A2 और B2 रिएक्ट करके 2AB बना रहे हैं। क्या हो रहा होगा, ये A2 मॉलिक्यूल है, ए और ए के बीच में बॉन्ड है, B2 मॉलिक्यूल बी और बी के बीच में बॉन्ड है। इसने एनर्जी क्या किया, ऑब्जर्व किया, जब कोलिजन हुआ क्या हुआ, ये दोनों आपस में बेटा कोलाइड किए। रिएक्टेंट जब आपके कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन में एनर्जी क्या होगी,
ट्रांसफ़र होगी। उस केस में बेटा जब जब ये कोलाइड जस्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी मैक्सिमम होगी, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी रिएक्टेंट की, वो मिनिमम होती है। और जैसे आपस में रिएक्ट करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और एग्जैक्ट यहाँ क्या होगा, तो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ए और ए के बीच के बॉन्ड और बी के बीच के बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। जस्ट ब्रेक होने से पहले एग्जैक्ट क्या कंडीशन होगा कि ए और बी आपस में क्लोज कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ए और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा, और ए और बी के बीच में और ए और बी के बीच में नए बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। यानी ये जो केस है, ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम है इस स्टेट का, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और इधर ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कन्वर्ट होने से पहले बीच में एक स्टेट होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, या इसका नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्टेंट में बॉन्ड टूट रहे होते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड बन गए होते हैं, बट इसमें ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं और बॉन्ड बन भी रहे होते हैं। और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, ये होती है मिनिमम, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। आप यूँ बोलिए कि इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, दैट्स वाई दिस स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, और इसीलिए तुरंत ये क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है ना। तो जब प्रोडक्ट में होना चाहता है तो यहाँ कम्प्लीटली बॉन्ड क्या हो चुका होता है, कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो चुका होता है और नया बॉन्ड फॉर्म हो चुका होता है। ठीक है ना। मीन्स रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, और इस फेज में एनर्जी क्या होती है, वो घट के मिनिमम अचीव हो जाती है ना। यानी इस केस में फाइनली फिर क्या होता है, क्लियर यहाँ तक। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो उसके बीच में एक स्टेट आता है जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, या आप यूँ बोलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो ये बॉन्ड फॉर्म आपका नहीं होगा। ओके। चाहे ये कोलिजन में एनर्जी क्या हो, भले थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ओरिएंटेशन और यानी कि एनर्जी बैरियर प्लस ओरिएंटेशन बैरियर जब दोनों ही क्या होंगे, ओके होंगे, तभी रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मोटा मोटा एनर्जी बैरियर में थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम आया, और ओरिएंटेशन बैरियर में आपको एक बात समझ में आई, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक स्टेट होता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कि जैसे प्रॉब्लम 1 जो है, मान ली 1 है, ये प्रॉब्लम 2 है, प्रॉब्लम 3 है। यहाँ पे ये जो है, ये ओरिएंटेशन क्राइटेरिया के ए और बी प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में है, तो ओरिएंटेशन तो ओके है, बट एनर्जी थ्रेशोल्ड के, रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, यानी कि एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं हुआ है, तो कोलिजन कैसा होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन, यानी इससे प्रोडक्ट नहीं बनना है। इसमें देखिए एनर्जी तो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, मीन्स इट इज़ ओके, एनर्जी बैरियर इज़ ओके, बट ओरिएंटेशन ही गड़बड़ है। ए का डायरेक्शन कुछ और है, बी का डायरेक्शन कुछ और है, मीन्स ये ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो अगेन रिजल्ट क्या होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इसमें देखिए ए और बी का ओरिएंटेशन भी ओके है और एनर्जी भी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, यहाँ दोनों कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है, तो ये होगा इफेक्टिव कोलिजन, और इसी कोलिजन में क्या होगा, रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया, फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर बोथ मस्ट बी satisfied, and this type of collision will called effective collision। और इफेक्टिव कोलिजन ही क्या करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं, इसी में एक आता है टर्म जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती क्या चीज़ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो लिख रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्टेंट molecule above their average energy level to make them participate in a reaction is known as activation energy। क्या होता है, इसको ग्राफ से हम लोग ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं।
मोटा मोटा बात ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट, अगर कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के पास एनर्जी, इसको बोले हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। और इसको क्या करना है कि इसमें मैं एडिशनल कुछ एनर्जी क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, कि सच दैट रिएक्टेंट क्या हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो एडिशनल एनर्जी ऐड किया गया है, इसी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। कि इट इज़ एडिशनल एनर्जी एडेड टू द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। सो डायग्राम से इस बात को समझते हैं। ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में क्या है, देखिएगा, यहाँ जो x और y ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ ये क्या है बेटा, दिस इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ये आपका दिस इज़ योर रिएक्टेंट एंड दिस इज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या, एक रिएक्टेंट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, और बीच में जो पीक है इसी को बोलते हैं क्या, यहाँ जो चीज़ होती है इसका नाम क्या है, अभी हमने बोला था क्या, ट्रांजिशन स्टेट। यही क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसका देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे मैक्सिमम है। तो ये जो रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये ट्रांजिशन स्टेट की ही एनर्जी का नाम क्या होता है, ईटी, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। अब क्या है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट के बराबर आना पड़ेगा। तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इसने ये जो एनर्जी, ये एनर्जी गैप है ना, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया मीन्स ई टी माइनस ई आर, इसी का नाम क्या है, ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर ना था। दूसरा चीज, तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया। अब देखिए आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो तरह के रिएक्शन भी पढ़े हैं। तो जिस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को हम ऐसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है अगर रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल टाइप का हो। पहले इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कहीं कोई समस्या। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या, ई टी माइनस ई ए इक्वल टू दिस, इतनी बात क्लियर। अब इसमें एक और बात जो मैं अब ऐड कर रहा हूँ फर्दर, इसमें देखिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि अब जैसे यहाँ क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या है, एक डायरेक्शन में रिएक्शन है। बट अगर ऐसा हो रिवर्सिबल टाइप का, अगर क्या हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहाँ एक और क्या संभावना है कि प्रोडक्ट भी क्या है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस केस में अगर ऐसा केस है तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड के बीच में ये गैप तो दिख रहा है, ये भी तो एक तरह का एक्टिवेशन एनर्जी ही होगा, है ना। बट ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है, तो मैं इसको ई ए भी लिख दे रहा हूँ, इसको मैं ई एफ लिख दे रहा हूँ। तो ई ए एफ क्या है, दैट इज़ अ कॉल्ड एज फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और ई ए बी क्या है, दैट इज़ अ बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो तो पहली बात ये है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझको रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी, वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो जाता है, तो वो भी एक एक्टिवेशन एनर्जी है।
बट कन्फ्यूजन से बचने के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट गया तो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक देखिए गैप जो है वो किसके बीच में है, दैट इज द गैप बिटवीन एनर्जी या प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये जो चीज़ क्या कहलाती है, डेल्टा एच कहलाती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा एच हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी डेल्टा एच जब आपसे पूछेगा तो या तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दिया होगा, उससे आप निकाल सकते हैं, या वो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दिया होगा, आप उससे निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक तो बात समझ ही रहे हैं आप। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस ग्राफ के लिए डेल्टा एच क्या होगा। तो डेल्टा एच क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि इसके लिए डेल्टा एच क्या आने वाला है बेटा, पॉजिटिव आने वाला है। पॉजिटिव आने वाला कैसा रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, है ना। इतनी बात क्लियर। तो इसमें हमने क्या समझा, पहली बात हमने जो समझा वो क्या है, वो समझा हमने कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज दैट, कि एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल above their average energy level to make them participate in the reaction। या यूँ बोलिए कि हमने एनर्जी दिया टू अचीव व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच के गैप का ही नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। फिर मैंने बताया कि रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप का है तो वहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो कन्वर्ट होता ही है, साथ साथ में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर दो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएंगे, तो उनको कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक का नाम हमने फॉरवर्ड एक्टिवेशन रख दिया, एक का नाम हमने बैकवर्ड रख दिया। और डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये होता है। यहाँ तक क्लियर ओके बेटा। अब बात करते हैं एक जो नया टॉपिक है जिसका नाम है क्या, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर पासिंग एनर्जी बैरियर, कि वो मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्या कर जाएं, क्रॉस कर जाएं। ठीक है ना। अब इसको क्या है, इस बात को समझते हैं कि अगर आपको याद आ रहा हो क्लास 11th में पढ़ा था आपने क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ, जो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच में ऐसा ग्राफ था, याद आ रहा है, गैसेस स्टेट में पढ़ा था। तो यहाँ स्पीड न होकर बस इस जगह पर ये क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है। यानी कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ है। ठीक है ना। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है इसके जहाँ मैक्सिमम फ्रैक्शन है ये क्या करस्पॉन्डिंग कर रही है, तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की क्या है, एनर्जी है। यानी कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल हैं, जो एवरेज एनर्जी जो रिएक्टेंट की, वो इस पीक के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। और सारे मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो नहीं सकते हैं, तो एनर्जी बैरियर क्या यहाँ पर है कि दिस इज़ योर एनर्जी बैरियर, दैट इज ई टी। ई टी इज़ व्हाट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि जब सिस्टम का जब एनर्जी क्या हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या हो, जब बराबर हो, तो ये वो बैरियर है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी क्या होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, देखिए इसके नीचे तो क्या होगी,
थ्रेशोल्ड के नीचे है। तो कौन से मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में इफेक्टिव कोलिजन के में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सिर्फ यही वाले मॉलिक्यूल हैं जो में भी क्या हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं। इसके इधर वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाले मॉलिक्यूल, ये आपके इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी तो क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो एनर्जी बैरियर ही क्रॉस नहीं हुआ। तो ये जो ग्रीन शेड मैंने किया है, यही क्या कर सकते हैं, इन्हीं की संभावना है कि दे कैन गो फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। तो किसी टेम्परेचर टी पर क्या है, ये ग्राफ हमने बनाया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसी में अगर टेम्परेचर को क्या कर दें, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, तो याद करिए टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर आपको याद आ रहा हो तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ फ्लैटेंड होता है और वो ऐसे शिफ्ट कर जाता है। ये क्या है, T+10। तो भी जो मैंने थोड़ी देर आपको डिस्कस किया था कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से बेनिफिट क्या हुआ, आप ये बेनिफिट देखिए। बेनिफिट ये हुआ कि एरिया अंडर द कर्व, पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे, अब ये एडिशनल इतने और बढ़ गए, तो लगभग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गया। तभी मैंने बोला था कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर रिएक्शन डबल हो जाता है। तो इसी ग्राफ से हम लोग ये समझ सकते हैं। ग्राफ क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें एक जो वर्ड है जो भी मैंने किया, आर्हेनियस इक्वेशन, कि अल्टीमेटली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर पासिंग एनर्जी बैरियर की, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं एट टेम्परेचर टी, यही मॉलिक्यूल है ना, ये कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने फ्रैक्शन हैं, तो वो कितने हैं, e⁻⁻ ये एक्सपेरिमेंटल दिखा गया एट टेम्परेचर टी, इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं। एनर्जी बैरियर को अगर क्रॉस करेंगे तभी चांस क्या है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यही बात यहाँ मैं लिख रहा था आर्हेनियस इक्वेशन में कि इस ग्राफ से क्या पता चला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर पासिंग एनर्जी बैरियर, उनकी वैल्यू कितना, e⁻⁻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 ⁻
और रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, है ना। कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, कौन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें। यानी कि इससे ये बात क्या निकल कर आएगी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। व्हाट इज ई की पावर माइनस ए बाई आर टी? ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी कांटेक्ट एनर्जी बैरियर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक तो ये बात। दूसरा, रेट का, रेट ला क्या, आर इक्वल टू के कंसनट्रेशन की पावर ऑर्डर, और यहाँ कंसनट्रेशन तो हम क्या ले रहे हैं अभी फिलहाल, कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या निकला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इज रेट कांस्टेंट। तो अगर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। रेट कांस्टेंट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट निकल गया, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और यहाँ पे मैंने ए ले लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये जो इक्वेशन बन गया, इसी इक्वेशन का नाम क्या, आर्हीनियस इक्वेशन। तो के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और एक पहला एक्सप्रेशन आया जहाँ पे रेट कांस्टेंट साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है। ओके, एंड टेम्परेचर चेंज करने पर, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करने पर रेट कांस्टेंट भी क्या है, चेंज कर सकता है। और ऐसी रिलेशन का नाम क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन। और यहाँ जो ये ए है, ए कांस्टेंट है, जिसको हम आर्हीनियस फैक्टर जनरली बोलते हैं, कभी कभी कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसका नाम है, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये चारों नाम इसी के हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ए है, इट ऑल्सो टेक्स अकाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि जो मैंने बताया था ना, एनर्जी परफेक्ट इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 हैं, तो ये जो ई की पावर माइनस ए बाई आर टी एनर्जी बैरियर को बता रहा है, और ये जो ए है, ये है क्या, ओरिएंटेशन बैरियर को रिलेट कर रहा है। और दोनों का ही कंपोजिशन क्या है, रेट कांस्टेंट। और जो ए की जो यूनिट होगी और के की यूनिट, वो दोनों यूनिट क्या होगी, सेम होगी।
क्योंकि ई की पावर माइनस ए बाई आर टी ये तो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूनिट ऑफ के एंड यूनिट ऑफ ए बोथ आर सेम। ओके, सो व्हाट इज द आर्गेनियस इक्वेशन, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। और इस इक्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि के इज अ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ तक क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा भी जा चुका है कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। चाहे ऐसे पूछ दे, चाहे ये क्वेश्चन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर, या ये ऐसे पूछ दे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी के। तो टी टेंस टू मतलब क्या, हाई टेम्परेचर, या के की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, तो सिंपल लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू के इक्वल टू क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी के क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। अब सिंपल देखो कि टी जब बढ़ेगा तो 1/t क्या होगा, घटेगा, और ई की पावर माइनस 1/t क्या होगा, टेंस टू व्हाट, 1। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, दैट्स इक्वल टू ए। ओके, तो जब आपका के टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर जब बहुत ही हाई होगा तो उस वक्त जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो के को क्या करेगी, वो सारी ए के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्लियर आता है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। अब हमारे सामने एक्सप्रेशन जो है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, ये एक्सप्रेशन है। अगर दोनों साइड क्या कर दें, अगर पहली बात तो हम अगर इसका ग्राफ बनाएं, अब ग्राफ आपसे पूछ सकता है क्या, के वर्सेस है ना टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, तो क्या बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली के की वैल्यू क्या होती जाएगी, ऐसे। ठीक है, और अगर इसी को, इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर दोनों साइड हम क्या ले लें, लॉग ले लें, तो या एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी लिख सकते हैं, दोनों साइड लॉग ले लिया तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ अगर बनवा दें तो क्या बनेगा, ये वैल्यू होगी एल एन ए, और ये डिक्रीज करेगा और स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए बाई आर। तो यहाँ से आपसे ये ग्राफ लीनियर डिक्रीजिंग आपसे पूछ सकता है व्हाट विल स्लोप, तो माइनस ई ए बाई आर स्लोप देकर आपसे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है। या इसी को लॉग लिख दिया तो लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये भी हो सकता है। तो बस अब ये ग्राफ होगा लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ, और ये वैल्यू क्या होगी, वाई इंटरसेप्ट लॉग ए होगा, और ये लीनियरली डिक्रीज करेगा, और इस बार स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो ये आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है, या सिंपल इसी क्वेश्चन इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक एक ग्राफ समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन है जो आईआईटी में भी पूछ चुका है। क्या है क्वेश्चन, दे रखा है कि एल एन के क्या है, पर मिनट है 520/t, अब पर मिनट है रेट कांस्टेंट, अगर पर मिनट है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में दे रखा है। अब आपसे एक्टिवेशन एनर्जी, आर्गेनियस फैक्टर, रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर, और फिर चौथा एट व्हाट टेम्परेचर टी हाफ ऑफ रिएक्शन विल बी 1.386 मिनट, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहला पार्ट करेंगे, तो देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन को
मान लीजिए इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, तो क्या दिख रहा है यहाँ से, तो ln A इक्वल टू 5 और EA बाई R इक्वल टू दे रखा है 20। तो यहाँ से अगर पहला पार्ट है वो EA कितना हो जाएगा 20R, और कैलोरी में निकालना है तो R की कैलोरी वैल्यू कितनी है 2, तो 20 इंटू 2 यानी कि 40 कैलोरी, ये आ गया। दूसरा पार्ट है A, तो ln A तो कितना है 5 है, तो A क्या होगा e की पावर 5। तीसरा पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ K। तो तीसरा पार्ट अगर आपको करना है तो क्या है यहाँ पर, तो अब आपको कुछ वैल्यूज आ गई हैं, क्या ln K इज इक्वल टू कितना है, ln A कितना है वो तो 5 है, माइनस 20/T। तो अब ये तो फॉर्मूला है ना, अब यहाँ T उसने कितना दे रखा है -223 डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी में चेंज करेंगे 273 जोड़ देंगे तो 50 कैलोरी आ जाएगा, तो 5 माइनस 20/50, तो ये हो जाएगा 0.4 यानी 4.6। तो K इक्वल टू फिलहाल आप लिख सकते हैं E की पावर 4.6, E के टर्म में लिख सकते हैं ना ऐसा, ओके। अब चौथा जो पार्ट पूछ रहा है उसमें क्या लिख रहा है कि जब टी हाफ कितना है 1.386 मिनट, तो ये जब टी हाफ होगा किस टेम्परेचर पे ये टी हाफ होगा, तो टी हाफ पता है तो के निकाल सकते हैं, के कितना होगा बेटा ln 2/टी हाफ, ln 2 कितना था 0.693 अपॉन 1.386 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ln K इज इक्वल टू 5 माइनस 20T। ln K कितना हो जाएगा, तो K आप पुट कर दोगे कितना 0.5, तो ln 0.5 इज इक्वल टू 5 माइनस 20T। अब यहाँ नून क्या बचा, सिर्फ टी आप निकाल दोगे। क्लियर यहाँ तक, तो क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला जो है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसमें देखिए ना ही एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, हम ये मान के चलते हैं, ना ही आरएनएस फैक्टर चेंज होता है, ना ही डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये सब टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है जब तक कि वो मेंशन ना करें। हम ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। क्लियर आता। तो अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर T1 है तो उस वक्त रेट कांस्टेंट क्या है K1 है, और टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट क्या है K2 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है कि K1 क्या ले सकते हैं, दैट इज A e की पावर माइनस EA अपॉन RT1, और K2 क्या लिख देंगे A e की पावर माइनस EA अपॉन RT2। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ए और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, हम लोगों ने मान लिया है। तो इतना क्लियर। K2/K1 क्या लिख सकते हैं, K2/K1 डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा E की पावर माइनस EA बाई RT1 अपॉन E की पावर माइनस EA RT2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ E की पावर EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। और दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लें तो ln K2/K1 इज इक्वल टू दिस विल बिकम EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें K1 K2 EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T1 T2 टेम्परेचर, टू डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। अब इसमें K1 K2 2, एक्टिवेशन एनर्जी 3,
T1 4 T2, 5 क्वांटिटी में से कोई भी चार्ज देकर तीसरी चीज़ आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब इसी को चाहे तो log बेस 10 के टर्म में लिख देंगे, तो log K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। ठीक है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। डेरिवेशन आपने पर देख ही लिया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना टेम्परेचर किस में रहेगा, टेम्परेचर रहेगा केल्विन में, K1 K2 तो कॉन्स्ट वो है। EA की वैल्यू अगर आप एनर्जी है और R की वैल्यू आप 2 कैलोरी ले सकते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ले सकते हैं। तो अगर आप R की वैल्यू कैलोरी में लेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलोरी में रहेगा, R की वैल्यू जूल में लेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी जूल में रहेगा। ठीक है। एक ये और एक छोटी सी चीज़, रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता ही है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जैसे मान लीजिए कि ये B और B सेम है, तो यहाँ पर दो फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और KB क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हाट इज द KF, तो KF हो जाएगा AF E की पावर माइनस EAF बाई RT, फॉरवर्ड एक्टिव एनर्जी। और बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, KB इज AB E की पावर माइनस EAB बाई RT। तो ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद आ रहा है आप लोगों को, KF बाई KB लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा कि दैट इज A इक्विलिब्रियम E की पावर माइनस 1 बाई RT फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और अभी इस टर्म को मैंने बताया था, इसको डेल्टा H बोलते हैं। तो जो K इक्विलिब्रियम हो जाएगा इट इज A इक्विलिब्रियम E की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन T। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ये रेट कांस्टेंट नहीं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log K इक्विलिब्रियम 2 अपॉन K इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। और यही चीज़ आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो ये नीचे वाला जो लिखा है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में है, मीन दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जो लिखा गया है ये क्या है, इट इज़ फॉर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ देखिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ क्या डेल्टा H है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। यहाँ K1 K2 है, रेट कांस्टेंट है, और यहाँ क्या K इक्विलिब्रियम 1 K इक्विलिब्रियम 2 मीन्स दीज आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसके ऊपर बेस्ड ये अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बेटा। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इतना 500 एट 127, ये 5 × 10⁴। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो अपना फॉर्मूला क्या है कि log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो T1 जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स 300 केल्विन, और T2 है 127 डिग्री सेल्सियस मीन्स 400 केल्विन। मीन्स टेम्परेचर को आपको केल्विन में रखना है। K2 आपका कितना बेटा 5 × 10⁴, K1 कितना है 5 × 10⁻²। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना ही है 2.303। R की वैल्यू अगर हमने कैलोरी में ले लिया तो 2, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 400। ये हो जाएगा log 10 की log 100 यानी कि 2 log 10, और यहाँ से हो जाएगा ये अपॉन 2.303 × 2, ये हो जाएगा 100/10
12 इंटू 10⁴ सॉल्व कर लेंगे। log 10 इज़ 1 और यहाँ से जो E की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.303 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 10⁴ किसमें कैलोरी में। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू मैंने कैलोरी पर केल्विन पर मोल ली है। अगर 8.314 लेते तब आंसर किस में आता, जूल में आ जाता। ठीक है ना बेटा, तो सिंपल सा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाय 5% व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 300 to 310 while equilibrium constant increase by 2% for the same temperature change. Okay, calculate the forward activation energy and यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करना है। पहला डाटा में रेट कांस्टेंट का चेंज बोल रहा है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बोल रहा है कि अगर K1 100 है तो K2 कितना होगा बेटा 105, T1 300 है और T2 कितना है 310 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम कंडीशन के लिए सिर्फ 2%, तो K इक्विलिब्रियम 1 अगर 100 है तो K इक्विलिब्रियम 2 कितना होगा बेटा 110 होगा, जबकि टेम्परेचर तो सेम ही है। अब पूछ रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो पहला क्या करेंगे, यहाँ से लगा लेंगे लॉग 105/100 K2/K1 इक्वल टू क्या होगा EA, तो ये EA। अच्छा, इसका जो EA होगा वो कौन होगा, तो फॉरवर्ड ही होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ। अपॉन जो EA होता है वो हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड ही होता है। 2.303 इंटू R 1/300 माइनस 1/310। दूसरा में जो है वो लॉग वो K इक्विलिब्रियम मीन्स 102/100 इज इक्वल टू, यहाँ होता है डेल्टा H 2.303 इंटू R 1/300 माइनस 310। ये इक्वेशन 1 और ये सेकेंड। तो पहले वाले से फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, दूसरे वाले से डेल्टा एच आ जाएगा, तो ये तो आ गया। अब बैकवर्ड कैसे आएगी, तो एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, डेल्टा एच इक्वल टू, याद आ रहा है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। तो डेल्टा एच आप निकालोगे इक्वेशन 2 से, ई एफ निकालोगे इक्वेशन 1 से, जब 2 निकल जाएगा तो आपका बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व आप लोग कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो ये था पूरी कहानी टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट किस तरीके से इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट होता क्या है, अ सबस्टेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, या फिनोमिना ऑफ चेंजिंग रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। और इस फिनोमिना का नाम क्या है, कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस और निगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटा देगा। ओके, तो ये बात क्लियर। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कैटलिस्ट टर्म के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या देखा कि KClO3 का डिकम्पोजिशन होकर KClO2 बन रहा है, लेकिन जैसे उसने MnO2 ऐड किया तो प्रोडक्शन ऑफ O2 बढ़ गया, मीन्स रेट बढ़ गया। तो यहाँ MnO2 क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो चूँकि पहला ये रिएक्शन था कैटलिस्ट के बारे में, तो बर्जिलियस, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है इसमें क्या है, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि KMnO4 और ये है ऑक्जेलिक एसिड, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये देखा गया कि शुरुआत में ये क्या था, ये रिएक्शन का रेट स्लो है, और जैसे जैसे क्या है प्रोडक्ट बनता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है। तो प्रोडक्ट बढ़ने से रेट बढ़ने का मतलब क्या, कि प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसा सबस्टेंस है जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें जो ये
MnSO4 है, ये खुद ही क्या करता है, प्रोडक्ट में और एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। ऐसे चीज़ को हम ऑटो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। ऑटो कैटालिस्ट मतलब कि जब प्रोडक्ट जो बना उसके बनने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, यानी इस प्रोडक्ट ने ही इस रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया, तो इसी का नाम होता है ऑटो कैटालिस्ट। ओके, सो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन फिर आप सरफेस केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ कैटलिस्ट की बात होगी। तो ये हो गया जनरल कैटलिस्ट, वो जो रेट को अल्टर कर देता है, ठीक है, और फिनोमेना को कैटालिसिस बोलते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट ध्यान रखिएगा, रेट बढ़ाता है, निगेटिव घटाता है। और ये एग्जाम्पल जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, बर्जीलियस ने आप पहली बार इसको देखा था, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपका आईआईटी में पूछ चुका है। पॉइंट ऑफ कैटालिस्ट, क्या क्या पॉइंट है, थोड़ा बहुत हमने कैटालिस्ट के बारे में इक्विलिब्रियम में भी आपने पढ़ा होगा, वो पॉइंट्स क्या है बस देख लीजिए। नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, बट रिएक्शन खत्म होने के बाद जो अमाउंट होता है कैटलिस्ट का वो चेंज नहीं करता है। नेवर इनिशिएट द रिएक्शन, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट बस रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, इट विल नेवर स्टार्ट द रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात, कैटलिस्ट कभी भी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इनको चेंज नहीं कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ चुका है आईटी में। कैटलिस्ट कभी भी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और डेल्टा एच को चेंज नहीं कर सकता। रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, कैटलिस्ट बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए, है ना, तो इट रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। फिर क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ टू रिएक्शन इन विच ET मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी विल चेंज, ड्यू टू विच एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्सो चेंजेज एंड ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज। तो ये वो बात कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आखिरकार कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को चेंज करता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर जाता है, और जिस कारण रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता दूँ कि जो कैटलिस्ट होता है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है वो लिख ही देता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को ये घटाता है, और निगेटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को घटाने के कारण एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, के बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ाता है निगेटिव कैटलिस्ट, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे के घट जाता है और रेट भी घट जाता है। इन्हीं दोनों बातों को हम, ये मैंने ये लिख दिया है, इसको ही हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि पॉजिटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड को घटाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड को बढ़ाता है, और बाकी वाली बातें इसी से मैं अभी रिलेट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाला जो ग्राफ था, जिसमें मान लीजिएगा ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है एवरेज, और ये आपका क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है ना। और जैसे हम कैटलिस्ट डाल, तो पहले आपका एक्टिवेशन एनर्जी ये होगा, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैंने इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो नया थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल घट जाएगा। तो घटने से क्या होगा कि अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ से काउंट होगी, दैट्स ई डैश। तो साफ साफ दिख रहा है कि ई डैश जो है वो क्या है, लेस देन ई ए है, और ई टी डैश जो है वो लेस देन ई टी है इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को घटाता है, और उसके घटने से एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप दिख रहा है साफ साफ घट जाती है। और ऐसा हुआ तो पहले इतने ही रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे थे, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट आपको दिख रहा है साफ साफ कि और रिएक्शंस मॉलिक्यूल क्या है पार्टिसिपेट करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, यानी कि के भी आपका बढ़ जाएगा। यानी वही बात होगी, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज।
या एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज, थ्रेशोल्ड एनर्जी विल डिक्रीज। यहाँ तक हो गया। अब जैसे अब इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफ बना लेते हैं फिर से। दिस इज द सॉरी ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये है रिएक्टेंट, यहाँ है प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये चीज़ हो गई क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये चीज़ है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच के गैप का नाम क्या है, डेल्टा एच। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और इसके बीच के गैप का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कि कैटलिस्ट लाया। कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल घट गया। ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब ये आपका नया पाथवे ये हो गया। अब देखिए, अब नया जो आपका क्या है, दिस इज योर न्यू एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज ई ए पॉजिटिव। तो इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या हुआ, वही चीज़ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल घट गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा कि जो ई टी है दैट इज लेस देन ग्रेटर देन ई टी पॉजिटिव, और एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर यहाँ तक, तो ये समझ में आ गया। और ऐसे ही क्या होगा, निगेटिव कैटलिस्ट में उल्टा हो जाएगा। निगेटिव कैटलिस्ट में क्या होगा कि कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये हो जाएगा क्या बेटा, ई टी निगेटिव। अब ये देखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और बढ़ गया। तो इनकर्जेंस ऑफ निगेटिव कैटलिस्ट क्या हो रहा है, देखिए ई टी और ई टी निगेटिव के बीच में क्या रिलेशन है, ज़्यादा हो गया। और ई ए और ई ए निगेटिव के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन आप देखिए कैटलिस्ट ने क्या किया, क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या डेल्टा एच को चेंज किया, नहीं। कैटलिस्ट इसमें से किसी को चेंज किया, किसको चेंज कर रहा है कैटलिस्ट, बस एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा है और थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को चेंज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ के ऑन द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो बस अब इसको फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं। क्या ये फॉर्मूला के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बट ए तो है आर्यंस इक्वेशन। विदाउट कैटलिस्ट मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी ई है, रेट कांस्टेंट के है, तो ये फॉर्मूला हो गया। विद पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव तो ई ए डैश के डैश, हमें पता है क्या ई ए डैश ई ए से कम होगा, के डैश जाहिर सी बात है के से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो के डैश क्या होगा, ए ई की पावर माइनस ई डैश आर टी। इक्वेशन नंबर 1 2 को डिवाइड करिए, के डैश बाई के क्या होगा, ये हो जाएगा। सो के डैश अपन के ई की पावर माइनस 1 बाई आर टी इंटू ई डैश
माइनस ई ए, दोनों साइड लॉग लीजिए, लॉग के डैश बाई के इक्वल टू 1/RT ई ए माइनस ई डैश ए। दिस इज द फाइनल फार्मूला। मेडिकल वालों के लिए सीधे सीधे ये फार्मूला ही आपको याद रखना है। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मूले बेस्ड। क्या क्वेश्चन? एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, ये कैटलिस्ट को जैसे ऐड किया डिक्रीज बाय 20%, ये घट गया, जाहिर सी बात घट गया तो मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हाउ मेनी टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो क्या फॉर्मूला है बेटा? तो लॉग के डैश बाई के इज इक्वल टू वन बाई आर टी ई ए माइनस ई ए डैश, ये तो फॉर्मूला है। अब ई ए अगर 100 है किलो जूल तो ई ए डैश क्या होगा? 20% घट गया मतलब 80, तो बस पुट कर दीजिए 1/R। आर कितना? तो कैलोरी में जूल में दे रखा है तो यहाँ सारी 2.303 में रहेगा, तो 2.303 8.314। टेम्परेचर कितना बेटा? 300, और ई ए कितना है? 100 माइनस 80 किलो जूल में है तो जूल में चेंज कर लीजिए 10⁻3। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा लॉग के डैश के की वैल्यू, मान लीजिए सॉल्व करके वैल्यू आ गई, मान लीजिए क्या m, तो के डैश बाई के कितना होगा? 10⁻m। और रेट भी क्या होता है? r डैश अपन r, तो रेट कितना गुना बढ़ गया? 10⁻m टाइम इंक्रीज कर गया रेट। ठीक है, अब ये हो गया आपको चाहिए जो क्वेश्चन है, जो होगी नीट लेवल के क्वेश्चन हैं, नीट और मेंस लेवल के करते हैं। और रिएक्शन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 से 50 इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताया था मैंने? आर T2 अपॉन आर T1 इज इक्वल टू म्यू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10, और म्यू यहाँ कितना है? 2। T2 माइनस T1 इन 50/10 इन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। यानी कि 32 टाइम्स, यानी रेट कितना बढ़ गया? 32 गुना। ओके, अगला है फॉर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, देन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? 2 है। म्यू कितना है आपको? 2 दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे टेम्परेचर भी देगा, जैसे कि T1 अगर T है तो T2 कितना होगा? T+10 होगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो T कितना होता है? 25, तो T2 कितना हो जाएगा? 35। ये डिग्री सेल्सियस है, तो कर लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। तो लॉग ये तो 2 हो जाएगा, ई ए अपॉन 2.303, R कॉन्स्टेंट है T1 1/298, और ये क्या होगा? 308। कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ अननोन सिर्फ क्या है? ई है, निकल जाएगा बेटा। अगला जो क्वेश्चन है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए से बी हैज एक्टिवेशन एनर्जी 17 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? 17 किलो जूल ऑफ ए। तो ये ए का है मतलब क्या है? ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है। और डेल्टा एच कितना दे रखा है बेटा? 40। सो बी से मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है बैकवर्ड। तो डेल्टा एच क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये 40 है और ये 17 है, तो बैकवर्ड यहाँ से निकल जाएगा। बैकवर्ड कितना होगा?
अच्छा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है मीन्स ये क्या होगा, -40 है ना, एक्जोथर्मिक निगेटिव साइन आ जाता है, तो जोड़ लीजिए, दिस विल कम्स आउट 57 किलो जूल पर मोल। तो ये फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया, ठीक है। बोल रहा है द फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन लॉग के वर्सेस 1/T का ग्राफ, स्लोप तो क्या है, लॉग के इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। तो यहाँ से स्लोप कितना होगा बेटा, स्लोप है माइनस ई ए अपॉन 2.303 R, तो दे रखा -8000, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा 8000 इंटू 2.303 इंटू आर। आंसर हो गया। वो आर की वैल्यू अगर आप जूल में रखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जूल में आएगा, और कैलोरी में रखेंगे तो कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन दे रखा है और 38 किलो कैलोरी में एनर्जी निकल रही है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है 20, तो यहाँ से डेल्टा एच रिएक्शन कितना होगा, तो -38 किलो कैलोरी, और एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का दे रखा, तो ये तो हमेशा फॉरवर्ड है, मतलब तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखी है, 20 किलो कैलोरी दे रखी है। तो रिवर्स का पूछ रहा है, मीन्स आपसे बैकवर्ड का पूछ रहा है, फिर वो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो -38 इज इक्वल टू 20 माइनस बैकवर्ड, तो बैकवर्ड कितना हो जाएगा, दैट इज 58 किलो कैलोरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ln k वर्सेस 1/T के ग्राफ में स्लोप, तो ln k इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख लो, ln a माइनस ई ए अपॉन 2.303, सॉरी नॉट 2.303, दैट इज सिंपल RT। तो ln k वर्सेस 1/T का ग्राफ, स्लोप यहाँ क्या है बेटा, -EA/R, आंसर क्या हो जाएगा 1।